आज हम लोग हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसका आज जो फर्स्ट पार्ट है, चीन के साए से आजादी, ये भी साथ में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन कि इंडो चाइना आखिर है क्या और इसके अंतर्गत किस देश के बारे, किस इलाके के बारे बात किया गया है। दूसरा, औपनिवेशिक वर्चस्व, कैसे इस पर किसी बड़ी शक्ति का शासन होता है। तीसरा, फ्रांसीसियों को उपनिवेश बनाने की क्या जरूरत पड़ती है। और चौथा, उपनिवेशों का विकास करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडो चाइना है क्या वास्तव में। तो इंडो चाइना जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो कि भारत के पूर्व में है और चाइना के दक्षिण में है। तो पहले लिखते हैं हम लोग। तो इंडो चाइना एक ऐसा इलाका है, अगर इसको हम बताना चाहें तो अगर ये इंडो चाइना है तो ये भारत के पूर्व का इलाका है और चीन के दक्षिण का इलाका है। ठीक, अब इंडो चाइना के अंतर्गत 3 बड़े इलाके आते हैं, जिसमें है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो इंडो चाइना किससे मिलकर बना है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो इन तीनों क्षेत्रों में जो ये चैप्टर बनाया गया है, ये वियतनाम के ऊपर बनाया गया है। तो वियतनाम जो है ये एशिया का दक्षिणी पूर्वी इलाका है और अगर देखा जाए तो इन तीनों इलाकों को जब मिला दिया जाए तो जो नक्शा बनता है वो एस आकार का बनता है, जिसके ऊपर में लाओस है, बीच में वियतनाम और दक्षिणी साइड में कंबोडिया है। तो जो वियतनाम था ये एक महत्वपूर्ण इलाका था। क्यों? क्योंकि ये सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। सिल्क रूट से जुड़ा। तो पहला चैप्टर जो है कि चीन के साए से आजादी, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है, इस क्षेत्र में फ्रांसीसियों का आक्रमण होता है और फ्रांसीसियों के आक्रमण से पहले यहाँ पर एक चीनी साम्राज्य का शासन रहता है। तो जब चीनी साम्राज्य अपना वर्चस्व इन इलाकों से हटाता है, उसके बाद भी जो वियतनाम के लोग होते हैं वो चाइना की संस्कृति को अपनाए रखते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर उपनिवेश आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ क्षेत्रों में विकास किया जाता है, जिसके बारे हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस कारण से यहाँ के लोग जो रहते हैं उपनिवेशों के खिलाफ, औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट में, औपनिवेशिक वर्चस्व। तो अभी जो वियतनाम है एक अभी के समय में ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, ये कोई चाइना का इलाका नहीं है, ये कोई भारत का इलाका नहीं है, ये एक स्वतंत्र इलाका है और इसकी अपनी सत्ता आज विराजमान है। तो सेकंड पॉइंट आता है औपनिवेशिक वर्चस्व।
जनरली होता क्या है, जो कि बड़ी शक्तियां होती हैं वे उन इलाकों पर कब्जा करती है जहां पे संसाधन बहुत होते हैं, खनिज बहुत होते हैं, इसके अलावा वन रहेंगे और ऐसी चीजें जिनका उपभोग करके ये अपने स्वार्थ के लिए अपना काम निकालते हैं और अपने अपने जो क्षेत्र है उसमें प्रगति करवाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग छोटा सा लेते हैं तो इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के संसाधन का उपभोग करने लगते हैं। वैसे ही फ्रांसीसियों का आक्रमण वियतनाम में होता है और वियतनाम में जितने भी संसाधन हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फ्रांसीसी क्यों कब्जा करते हैं। पहला पॉइंट है फ्रांसीसी कब्जा। तो पहला पॉइंट सैनिक में बढ़ोतरी होगी, संसाधन में बढ़ोतरी होगी, धन कमाया जा सकेगा। और दूसरा यहां पे क्या किया गया, और हाँ एक यहां पे क्या होगा, इलाके का प्रसार होगा, इनकी सत्ता का प्रसार होगा। फ्रांसीसी कब्जा किन कारणों से हुआ, सैनिक की बढ़ोतरी, संसाधन के लिए, धन के लिए, और इलाके बढ़ने चाहिए, और सत्ता जो है उसमें भी शक्ति जो है उनकी और बढ़नी चाहिए। तो फ्रांसीसियों ने पहला काम तो ये किया कि अपनी जो सत्ता है उसमें वृद्धि के लिए इन पर आक्रमण किया। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया, तो यहां पे लिख देते हैं पहला कार्य, दूसरा कार्य, और तीसरा कार्य क्या हुआ, जो वियतनाम की संस्कृति थी उसे तहस नहस कर दिया आधुनिकता के नाम पर। तो इसके साथ क्या होता है कि 1858 में ये जो वियतनाम है उसके उत्तरी इलाके में कब्जा कर लेते हैं। और 1858 में ये पहले कूच करते हैं और 80 के दशक तक, यानी कि 1880 का जो दशक था उसके मध्य क्या करते हैं, पूरा उत्तरी इलाका पर इनका कब्जा हो जाता है। 1858 में कूच, 80 के दशक तक उत्तरी इलाके पर कब्जा। अब कुछ क्षेत्र आते हैं इंडो चाइना के, वियतनाम के। यस तो यहाँ पे दो क्षेत्र आते हैं, टोकिन और अनाम, तो उनपे भी इनका कब्जा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, 1887 ईस्वी 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया जाता है, और इसके साथ ही जो फ्रांस रहता है वो इनके और जो इलाके हैं आसपास के उस पर भी कब्जा कर लेता है। 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन, इसके साथ ही अन्य इलाकों पर कब्जा होने लगता है इनका। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं कि फ्रांसीसी लोग जो थे उनको उपनिवेशों की क्यों जरूरत थी। तो उपनिवेश क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जिन पर अधिकार कर लिया गया है बड़ी शक्तियों द्वारा।
फ्रांसीसियों को उपनिवेश की जरूरत। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही इस पार्ट को थोड़ा बहुत समझा है कि उपनिवेश में क्या होते हैं, जो इलाके जो जीते गए हैं वहां पर संसाधन ज्यादा होते हैं, तो संसाधन देखकर क्या होती है, एक लोलुपता आती है, एक लोभ की भावना आती है। तो संसाधनों का हनन करने के लिए जो फ्रांसीसी रहते हैं वियतनाम पर कब्जा करते हैं। इसके अलावा सेकंड क्या, सेकंड चीज ये लोग चाहते थे कि इनका मानना था कि हम जो हैं वो सबसे अधिक सभ्य हैं और जितने भी एशियाई इलाके हैं वो असभ्य हैं, तो इन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इनकी संस्कृति जो है उसमें फेरबदल करना है और उन्हें विकास की राह पर लेकर जाना है। पहला, क्यों किया, सबसे पहला पॉइंट तो संसाधनों का हनन। दूसरा, पिछड़े समाज को सभ्य बनाना। तो अब ये कार्य क्या करते हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं कि कृषि परियोजना लागू करते हैं। देखते हैं हम लोग। पहला कार्य कृषि परियोजना। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं, मैकोंग नाम का यहाँ पर एक क्षेत्र है, मैकोंग डेल्टा भी कहते हैं। और उस क्षेत्र में क्या किया गया, जो भी कृषि विकास होते हैं उन वो सब चीजें की गई। यानी कि वहां पे जो भी सिंचाई व्यवस्था है उसकी प्रणाली को सुधारा गया और जल निकासी व्यवस्था, सिंचाई मैंने कह दिया, और नहर बनाए गए, जल धारा जो है उसका अच्छे से खेतों में प्रवाह हो सके, ये सब उन्होंने किया। तो मैकोंग डेल्टा, पहला क्या किया उन्होंने, नहर व्यवस्था, सिंचाई, जलधारा का जाल बनाया, तो इस तरीके से यहाँ पर जो खेती व्यवस्था है उसको अच्छी की जाती है पहले की तुलना में। और इसके साथ ही लोगों से जबरन कार्य कराया जाता है, उनका इच्छा नहीं है फिर भी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि वियतनाम में खूब चावल की खेती की जाती है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल जो कि किताब में लिखा हुआ है कि 1873 में जो खेती थी वो सिर्फ 2,74,000 हेक्टेयर के इलाके में होती थी। उसके 27 साल बाद क्या होता है, 11 लाख हेक्टेयर, और 1930 में ये 22 लाख हेक्टेयर तक हो गया। तो लगभग 11 गुना ज्यादा जमीन पर खेती की जाने लगी। और वियतनाम में जितना भी चावल उपजाया जाता उसका 2/3 हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो फ्रांसीसी होते थे वो बेच देते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ, वियतनाम जो था वो चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक पूरी दुनिया में बन चुका था। यहाँ पे आप लोग एक एग्जाम्पल है जो कि 1.2 में लिखा है, फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी। इसका आप लोग सेकंड पैरा में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा जाए तो लगभग 11 गुना कृषि में वृद्धि, या फिर कृषि क्षेत्र लिख दीजिए, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है,
चावल का थर्ड बड़ा निर्यातक कौन बन जाता है? वियतनाम। ठीक है, और ये क्या करता है? उपज का 2/3 हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजता है। और ये कब होता है? 1931 में। 1931। तो 1873 से लेकर 1930, यहाँ पे कितना टोटल हो जाता है? 27 और 30। तो लगभग 57 साल में, 57 ईयर्स में क्या होता है? 11 गुना जो खेती का क्षेत्र होता है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। अब यहाँ पर जो फ्रांसीसी होते हैं उनकी तो स्थिति और अच्छी हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल बेच रहे हैं और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। अब थोड़ा जनसाधारण के बारे बात कर लिया जाए, या फिर उन श्रमिकों के बारे कहा जाए जो कि इन खेतों में काम करते थे। तो श्रमिकों से जबरन तो काम करवाया ही जाता था। और दूसरा क्या था? एक तरफा अनुबंध। एक तरफा अनुबंध में क्या होगा कि जो मालिक है, एक तरीके का एक साइन करवाया जाता है अनुबंध, जिसमें मालिकों को बहुत सारे अधिकार होते हैं और श्रमिकों को कुछ नहीं, मतलब ना के बराबर, या फिर कहा जाए कि अधिकार उनको मिलते ही नहीं है। और अगर अपना जो अनुबंध है उसके अनुसार श्रमिक काम नहीं कर पाए या फिर काम समय पर पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें सजा दी जाती थी, उन्हें जेल भेज दिया जाता था और मुकदमा भी उन पर दायर कर दिया जाता था। तो जमींदारों का बोलबाला था और जो फ्रांसीसी ताकत थी उनका बोलबाला था, और जो जनसाधारण थे, जो श्रमिक वर्ग थे, वो त्रस्त थे। तो यहां पे लिखते हैं जो जमींदार हैं, या फिर कह सकते हैं जो मालिक हैं, उनको अधिकार प्राप्त है, बेहिसाब अधिकार प्राप्त है। और यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग है, कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं है तो क्यों काम करेंगे श्रमिक? बेरोजगारी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो एग्रीमेंट होता था, अनुबंध, पूरा नहीं करने पर जो श्रमिक होते थे उनको सजा, मुकदमा और जेल। तो जो श्रमिक वर्ग थे त्रस्त थे। ठीक है, तो पहला तो इन्होंने क्या किया कि कृषि परियोजना का विकास किया, और दूसरा परिवहन व्यवस्था का इन्होंने विकास किया। यस, क्यों किया? तो इतना अनाज उत्पादन किया जा रहा है तो उसको समय पर बाजार में पहुंचाने के लिए एक परिवहन माध्यम भी रहना चाहिए। और
ये तो पहला चीज हुआ। और दूसरा कि जितना जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जाएगा, तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर एक इलाके पे आपको पूरा अधिकार करना है, तो अगर किसी इलाके में जहां पे आप रहते हैं उससे दूर के इलाके में अगर कुछ दंगा हो गया है, तो वहां पर अगर आप समय तक पहुंच पाएंगे, अपने फौजियों को पहुंचा पाएंगे, तो उन चीजों का दमन किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो रेल ताकत होती है, जो रेल व्यवस्था होती है, उसकी वृद्धि की जाती है, उसका जाल बनाया जाता है, ताकि जितने भी इलाके विजित हैं, जो जीते गए हैं, उन पर एकाधिकार किया जा सके। तो हम लोग लिखते हैं पहले क्यों। पहला है व्यापारिक माल का आवागमन। सेकंड, जो फौजी वर्ग है उनका भी आवागमन अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और तीसरा, क्षेत्र पर नियंत्रण कायम हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि रेल नेटवर्क स्थापित किए जाते हैं। तो सबसे पहला एक रेल नेटवर्क बनाया जाता है और ये 1930 में पूरा होता है। और ये जो रेलवे क्षेत्र होता है वियतनाम के उत्तरी से लेकर जो भी दक्षिणी इलाके होते हैं उसको जोड़ता है, जो कि चीन के येतांत नाम का एक इलाका रहता है, जाता है। ये तो हो गई पहली लाइन। और जो दूसरी रेलवे लाइन की स्थापना की जाती है वो कंबोडिया की जो राजधानी है जिसका नाम है नोम पेन, वहां से लेकर थाईलैंड तक जाती है। तो थाईलैंड को पहले सियाम कहा जाता था, तो नोम पेन से लेकर सियाम तक को जोड़ा गया था। और ये दोनों इलाके किससे जुड़े थे? वियतनाम से जुड़े थे। दूसरा लाइन लिखते हैं, रेलवे लाइन। जो दूसरी लाइन होती है वो कंबोडिया की राजधानी क्या थी? नोम पेन से लेकर सियाम, जो कि अभी का थाईलैंड है। और इन दोनों को किनसे जोड़ा गया है? वियतनाम से जोड़ा गया। और 1920 ईस्वी में जो वियतनाम का सरकार रहते हैं उन पे भी दबाव डाला जाता है फ्रांसीसियों के थ्रू कि आप क्या करो और इन क्षेत्रों का विकास करो और परिवहन व्यवस्था जो है उसको भी आप आगे बढ़ाओ। क्या हो रहा है? वियतनाम सरकार पर फ्रांसीसियों द्वारा जो भी परियोजना बनाई गई है उस पर उसे और बढ़ाने पर दबाव लगाया जा रहा है। ठीक है, और ये कब हो रहा है? ये जो सिनेरियो है 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो है कि उपनिवेशों के विकास की जरूरत क्यों थी। तो लिखते हैं,
ये थर्ड पॉइंट था ना, फोर्थ। नीड ऑफ डेवलपमेंट। तो एक बार उपनिवेश हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। उपनिवेश क्या है कि जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया है उन क्षेत्रों को उपनिवेश कहा गया है। यानी कि यहाँ पर वियतनाम जो है वो उपनिवेश है किनका? फ्रांसीसियों का। जीते गए क्षेत्र जो कि अभी कौन है? वियतनाम। तो पहला पॉइंट तो वही है कि जो भी बड़ी शक्तियां हैं उनके हित होंगे, उनकी भलाई होगी और उनका जो भी एक तरीके से कह सकते हैं जो अर्थ है, जो धन है, उसकी वृद्धि होगी। तो शक्तिशाली राज्य नहीं कह सकते, शक्तिशाली क्षेत्रों की हित की पूर्ति। दूसरा, मुनाफा मिलेगा। तो मुनाफा कैसे होगा इसको हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम देश की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अगर उनके पास पैसे आएंगे तो क्या होगा? उनका जो परचेजिंग पावर है, सामान खरीदने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी। वे चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें और अपना लाइफ को थोड़ा लग्जरियस वे में आगे बढ़ाएं। तो सामान की जरूरत ज्यादा जब पड़ेगी तो उसके लिए बाजार का नीड पड़ेगा, बाजार फैलेगा और जितना ज्यादा बाजार फैलेगा उससे क्या होगा? फ्रांसीसियों को ही लाभ होगा। तो मुनाफा कैसे होगा? जो गुलाम देश है क्या होगी? अर्थव्यवस्था मजबूत, जिससे क्या होगा? परचेजिंग पावर, खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे बाजार फैलेगा। अब बाजार में जो भी सामान जाएंगे, जितने मूल्य पर बेचे जाएंगे, उस पे कौन नियंत्रण रखेगा? उस पे नियंत्रण रखेगा फ्रांस। तो ऑब्वियसली फ्रांस को लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो पहला सब पार्ट है चीन के साय से आजादी वो कंप्लीट होता है और अगले क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे।